सबसे ज़्यादा मुझे डीएम इसी बात पे आए हुए हैं कि पाजी आप नेपाल घूम के आए हो, आपका खर्चा क्या आया, आपको स्टे कितने में मिला, आपकी फ्यूल कॉस्ट क्या आई। तो चलो आज मैं आपको पूरा बताता हूँ मुझे टोटल फ्यूल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कितना खर्चा आया। अब डिटेल में आज पूरी इसी पे बात कर लेते हैं कि अगर आप नेपाल घूमना जाना चाहते हो तो आपका क्या एक्सपेंस आएगा, आपके पास कितना बजट होना चाहिए। दोस्तों लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा कि क्या जितने पैसे में ये ट्रिप हुआ वर्थ है भी है या नहीं है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। स्वागत है आपका नए दिन के नए ब्लॉग में। दोस्तों आज अपना ब्लॉग शुरू करते हैं मेरे पूरे नेपाल बजट पे कि ट्रिप में कितना खर्चा हुआ। आपने देखा होगा ये पूरा ट्रिप मैंने बगीरा पे यानी अपने के KTM 390 एडवेंचर पे किया है और ट्रिप बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रहा। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हमने साथ में से जोई और जो मज़ा आया वो तो अलग लेवल का है ही है। ये ट्रिप मैंने लुधियाना से काठमांडू से वापसी लुधियाना के लिए किया है। जो रूट मैंने लिया है वो लुधियाना से भीमतत्ता से काठमांडू से रक्सौल से गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से वापस लुधियाना किया है। ये पूरा एक सर्किट बनाया है और ये सर्किट पूरा 3000 किलोमीटर में पूरा होता है। 100-200 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आप घूमोगे उस हिसाब से आपको थोड़ा प्लस माइनस पड़ जाएगा। इस पूरे ट्रिप में भाई रोड के नज़ारे भी लिए, ऑफ रोड के भी नज़ारे लिए, बॉर्डर पे भी ड्रामे हुए और सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा पॉकेट में लोड भी पड़ा। आज का ये पूरा व्लॉग सिर्फ नंबर की गेम रहेगी। आज मैं आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिप का पूरा आइडिया समझ लो। नेपाल में हर साल की तरह इस बार मैंने राइड की थी NRM के लिए, नेपाल राइडर मीट के लिए। हर साल होने वाला ये इवेंट बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त होता है और कंप्लीट इवेंट रॉ रहता है। ये इवेंट BOYT होता है, ब्रिंग योर ओन टेंट। आपको अपना टेंट लेके जाना है, आपको सारे मील सारा फूड ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करते हैं। आपको एक स्पेस दे दी जाती है कि यहाँ पे आप अपना टेंट सेटअप कर लो। उसके बाद अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं। कहीं बाइक रेस हो रही है, स्लो रेस हो रही है, टग ऑफ वार होती है, बियर ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन होता है जो कि बहुत ही शानदार और बहुत मज़ेदार होता है। और इस इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट अपने पुराने भाइयों और दोस्तों से मिलना जुलना होता है। बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरीज क्रिएट करता है। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि अपने प्यारे भाइयों से, पुराने दोस्तों से मिले जाके और फंक्शन करें और एंजॉय करें। अब बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की। सबसे पहला खर्चा होता है एक बाइक पे फ्यूल का। पूरा ट्रिप जैसे मैंने आपको बताया कि 3000 किलोमीटर का रहा और एवरेज हमने पकड़ी कि 30 किलोमीटर मेरी बाइक ने एवरेज दी। तो इस हिसाब से कुल मिला के मेरे बगीरा ने 100 किलोमीटर फ्यूल यूज़ किया और 100 के हिसाब से 10,000 रुपये का हमारा फ्यूल कॉस्ट ही आ जाता है। बीच में अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 100-200 किलोमीटर ऊपर नीचे हो गया, 10-15 लीटर फ्यूल ऊपर नीचे लेके चलो, 1000-1500 आपको अलग से लेके चलना पड़ेगा कि कहीं पे आपको ऑफ रोड की वजह से फ्यूल ज़्यादा लग गया, एक्सप्रेस वे की वजह से फ्यूल ज़्यादा लग गया तो वो भी देखना पड़ता है। और कई जगह पे कुदरत के नज़ारे लेते लेते आप आराम से चल रहे हो तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि फ्यूल की कॉस्ट अगर हम बात करें कुल मिला के 11 से 12,000 रुपये का फ्यूल आपके बाइक पे लग जाएगा। फ्यूल कॉस्ट की अगर बात करें इंडिया और नेपाल में फ्यूल कॉस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडिया में 100 रुपये है तो नेपाल में जाके आपको वही 160 रुपये मिलेगा। यही एक्सचेंज रेट चलता है। अगर आप नेपाल बॉर्डर पे 10,000 रुपये एक्सचेंज के लिए दोगे तो आपको 16,000 मिलेंगे। बीच में कई बार कमीशन भी लग जाती है तो वो आपको 155 या 158 भी दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, बॉर्डर पे एक्सचेंज मत करवाओ, जाके बॉर्डर से पहले ही मार्केट्स हैं वहाँ से करवा लो या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थोड़ी नेपाल साइड पे अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक्सचेंज करवाओ। बॉर्डर पे अगर एजेंट से आप एक्सचेंज करवाओगे तो वो कटिंग तो करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम लोग स्टे पे या अकोमोडेशन पे कि हमें स्टे किस तरीके का मिलेगा। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको स्टे किस तरीके का चाहिए। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्टे कंफर्टेबल चाहिए होता है। अगर उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चा करना पड़े तो मैं कर देता हूं। फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझे 1500 रुपये या 1600 रुपये तक का रूम मिल जाए, भले वो इंडिया हो भले नेपाल हो। मैं कन्वर्जन रेट उस हिसाब से लेके चलता हूँ। पर इस बार की राइड में जैसे मैं फर्स्ट डे नानक मता पहुँचा तो जो हमेशा मैं होटल लेता हूँ इस बार वो नहीं मिला तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जाके 2000 रुपये पर डे के हिसाब से रूम लेना पड़ा। अब मैं वहाँ पे रुका 2 रात तो इसलिए मेरा खर्चा हुआ 4000 रुपये। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, डिनर इंक्लूड नहीं था। और उसके बाद जब हम नेपाल में एंटर कर गए तो नेपाल में हर जगह
हमें रूम यही 1000-1500 रुपये में मिल जाता आराम से। लेकिन जिस दिन मैंने नेपाल में एंट्री की थी, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जाके होटल एक लेना पड़ा, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 3000 रुपये पर डे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। अगर मैं नेपाली करेंसी की बात करें तो वो मुझे मिला था 5000 रुपये में। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं दलदले पहुंचा तो वहाँ पे मुझे रूम मिला नेपाली 1500 रुपये में, मतलब कि इंडियन 1000 रुपये में। रूम रोड साइड पे था और बहुत बढ़िया होटल में था, तो बहुत अच्छा रूम मुझे मिल गया था। दलदले से निकल के मैं सीधा पहुंचा वेन्यू पे, इवेंट अटेंड किया। इवेंट अटेंड करने के बाद काठमांडू आ गया, और काठमांडू में भी जो मुझे रूम मिला बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रूम था, और मुझे वो मिला 2500 रुपये नेपाली रुपीज़ में, मतलब कि इंडिया के 1600 रुपये में, जो कि बहुत ही शानदार डील थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। और मेरा होटल का स्टे वो था थामेल में, जो कि मेन टूरिस्ट सेंटर है, तो बहुत बढ़िया डील रही। काठमांडू से मुझे किसी वजह से निकलना पड़ा, मैं अपना ट्रिप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब मैं आगे पहुंचा गोरखपुर में जो मुझे होटल मिला वो मिला 2000 रुपये नाइट पे, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे था, और वहाँ पे कुछ मूड भी ख़राब हो गया था। वो पूरा देखने के लिए वीडियो आप चेक करो, वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मज़ा नहीं आया था उस पर। और फिर वहाँ से निकला, पहुँचा लखनऊ मुझे स्टे बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त मिल गया था। वहाँ पे मैंने 2 दिन स्टे किया, और होटल कॉस्ट थी 1000 रुपीज़ पर डे। अब ये दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं सोलो की। अगर मैं सोलो निकलूँ, अगर आप 2 जन निकल रहे हो तो यही कॉस्ट आपकी डिवाइड हो जाती है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ, मेरे इस पूरे ट्रिप पे मुझे ये खर्चा 17,000 के करीब पड़ा। अगर आप सोलो की बजाय 2 लोग जाते हो तो यही खर्चा आपका डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ एक यही पॉइंट है जहाँ पे आपका खर्चा डिवाइड होगा, अदरवाइज कहीं पे खर्चा डिवाइड होने वाला काम नहीं है। दोस्तों इसके बाद आगे बात करें फूड की और अदर एक्सपेंसेस की, जो कि हमारे नॉर्मली होते ही होते हैं। होटल जब आप लेते हो तो ब्रेकफास्ट तो आपको बीच में इंक्लूड मिल जाता है, लेकिन डिनर और लंच तो आपको एक्स्ट्रा परचेज करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप वेरी करता है कि आप कहाँ पे खाते हो। जिस तरह इंडिया में ढाबा होते हैं, उसी तरह से नेपाल में खाजा घर होते हैं, खाजा। तो वहाँ पे आपको थकाली थाली और भी कोई फूड ऑप्शन मिल जाती हैं, जो कि चीपर साइड पे ही रहती हैं। तो वहाँ पे कुल मिला के आपका खर्चा जो डेली का पड़ेगा वो 500 से 700 रुपये पर डे का पड़ेगा। 10 दिन का अगर बजट आप लगा के चल रहे हो, 5 से 7 हज़ार का आपका ये खर्चा आएगा। अब आपका चौथा सबसे बड़ा खर्चा जो सबसे पहले होगा वो होगा आपका भंसार का। नेपाल एंटर करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा जो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, और अपने पास इसको नोट भी कर लेना कि क्या चार्जेस पड़ते हैं, और किसी भी स्कैम से आप बचो। इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि नेपाल जब भी हम बाइक से एंटर करते हैं तो नेपाल गवर्नमेंट एक फ़ीस चार्ज करती है, जिसे कहते हैं भंसार। भंसार पर डे के हिसाब से हमें पे करना होता है। अगर आप 10 दिन के लिए जाते हो तो नेपाल में बाइक का पर डे का भंसार 200 रुपये है, जो कि आपको 200 रुपये पर डे पे करना पड़ेगा, और 200 रुपये नेपाली है। पहले आपको क्लियर कर दूं, 200 रुपये नेपाली, मतलब कि अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो आपको 120 रुपये पर डे देना होता है। तो अगर आप 10 दिन का भंसार लेते हो, 10 दिन के भंसार के हिसाब से आपको 2000 रुपये नेपाली आपको पे करना है, और इंडियन बनता है ये कुल मिला के 1200 रुपये। इसके अलावा आपको 30 रुपये एक एडमिन फीस देनी है ओनली। 10 दिन का भंसार आप लोगे 2000 रुपये में, 2000 के ऊपर 30 रुपये आपको सिर्फ एक फ़ीस पे करनी है, मतलब कि 2030 रुपये पे करना है। तो कुल मिला के ये बनता है 1220 रुपये इंडियन रुपीस में, और 2030 रुपये नेपाली करेंसी में। इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। अगर आप नेपाल जाते हो अपने 4 व्हीलर से, कार से या किसी भी गाड़ी से, तो आपको पर डे 600 रुपीज़ नेपाली पे करने पड़ते हैं, और साथ में एक आरटीओ फीस भी वहाँ पे देनी पड़ती है, मतलब कि रोड टैक्स एक तरह से पे करना पड़ता है, जो कि बंसार ऑफिस से कुछ दूर जाके आपको पे करना है। बाइक पे ऐसा कोई टैक्स पे नहीं करना। इस चीज़ को स्पेशली अपने पास नोट कर लीजिए कि जब आप बाइक से जा रहे हो तो आपको सिर्फ 200 रुपये पर डे नेपाली के हिसाब से पेमेंट करनी है। इस पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, मुझे सिक्किम से कुछ मेरे दोस्त वहाँ पे मिले थे, जिनसे बंसार ऑफिस ने, नेपाल बंसार ऑफिस ने, ऑफिस तो नहीं मैं कहूँगा, जो वहाँ पे क्लर्क बैठे थे, उन्होंने 200 रुपये पर डे इंडियन के हिसाब से चार्ज किया था। तो आप खुद देखिए, एक बंदा 10 दिन के लिए अगर नेपाल आया, उसने 2000 रुपये पे किया है, मैंने पे किया 1200 रुपया, और जो दूसरा बंदा आया उसने पे किया 2000 रुपया, 800 रुपये पर पर्सन का फ़र्क आ गया। और 10 बंदा अगर आए हैं तो आप खुद देखो ना कितना ज़्यादा पैसा क्लर्क ने अपनी जेब में डाल लिया है। और दूसरी बात,
किसी तरह का कोई भी रोड टैक्स या आरटीओ टैक्स बाइक पे नहीं लगता। अगर कोई आपको कहता है कि आपको ऐसा पे करना पड़ेगा तो वो इलीगल है, वो लीगल नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे हम बाइकर्स के साथ सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। पर थैंक गॉड मैं बनबसा की तरफ से गया था, वहाँ पे ना तो मुझे किसी ने कुछ ऐसा कहा। मैंने भी काफ़ी रील्स और वीडियोस देखी हुई थी, तो मैंने जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे थे, जो वहाँ पे बंसार ऑफिस में ऑफिसर बैठे थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर कोई आरटीओ फीस भी देनी है, कुछ ऐसा अलग से पे करना है? बोलते नहीं, बाइक के लिए नहीं चाहिए। अगर आप कार पे या किसी 4 व्हीलर पे होते तो आपको अलग से आरटीओ या रोड टैक्स फीस पे करनी पड़ती है। आप अपनी बाइक या अपनी गाड़ी से जिससे भी नेपाल जा रहे हो तो एक बात जरूर ध्यान रखना, आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में हम क्या करते हैं कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट साथ में कैरी नहीं करते, मोस्टली डिजी लॉकर में हम साथ में लेके चलते हैं। कोई भी हमें पूछता है हम डिजी लॉकर में दिखा देते हैं, क्योंकि इंडिया में डिजी लॉकर वैलिड है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी साथ में लेके ही चलनी है। इसके बाद हम बात करें आगे सिम की। अब हम बात करते हैं सिम कार्ड की। आज की डेट में ऑक्सीजन मिले ना मिले, सब लोगों को सिम जरूर चाहिए होता है। कहीं भी नेटवर्क से बंदा बाहर जाएगा, ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर से बाहर आ गया, सांस मुश्किल हो जाती है आनी। तो सबसे पहले सिम लेना होता है। नेपाल में सिम लेने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा हैवी है। तो वहाँ पे सिम लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी गुजरना पड़ता है और वहाँ पे सिम एक्सपेंसिव भी है। इसलिए जब भी आप बजट बनाओ तो एक 1500 से 2000 रुपये का बजट आप लेके चलो कि आपको सिम के लिए इतना खर्चा चाहिए। ये जितना भी बजट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके 10 दिन के ट्रिप के लिए ही बता रहा हूँ, उससे थोड़ा समझना ईजी हो जाता है। बंसार प्लस सिम, ये दोनों चीज़ों को जब आप बात करोगे तो आपका 2000 रुपये इंडियन में एकदम से बढ़िया काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं शॉपिंग की और साथ में टोल और टैक्सेस की। कुछ टैक्स अभी बच गए हैं। जब आप नेपाल जाओगे, घूमने फिरने जाओगे, तो शॉपिंग तो करोगे ही ना। अपने लिए शॉपिंग ना भी करो, लेकिन भाई जिन्होंने भेजा है, मतलब कि घर वालों ने, जिन्होंने आपको आज़ादी दी है कि जाओ जी लो जो अपनी ज़िंदगी, उनके लिए तो कुछ ना कुछ लेके आओगे ना, उसका खर्चा आपको पड़ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप काठमांडू में रुकते हो और थामेल में जाते हो, थामेल थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, तो वहाँ पे कोशिश करो कि कम से कम खर्चा करो। आसपास की और बहुत सारी मार्केट है, तो कोशिश करो वहाँ से शॉपिंग करो, थोड़ा सा आपको बजट फ्रेंडली भी रहेगा। मैंने तो मजबूरी में फटाफट से शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे वापस आना था, इसलिए मैंने थामेल से शॉपिंग की। शॉपिंग मेरी बढ़िया तो हुई थी, घर वालों को सब कुछ पसंद भी आया, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे चली गई। तो घर वालों को जब चीज़ पसंद आ जाए तो एक्सपेंस साइड पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दोस्तों, जब आप इंडिया में आ जाओगे, इंडिया में अगर आप एक्सप्रेस वे से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको खर्चा पड़ेगा मोटा। जैसे मैं गोरखपुर से लेके दिल्ली तक कम्प्लीटली एक्सप्रेस वे से आया हूँ, तो मुझे कुल मिला के टोल का खर्चा पड़ा 1000 रुपया एक साइड का। तो एक्सप्रेस वे से चलना थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर रहता ही है। इंडिया में कहीं भी एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउड नहीं करते, लेकिन यूपी के जो ये एक्सप्रेस वे हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ताज एक्सप्रेस वे है, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे बाइक अलाउड होती हैं और इसका खर्चा भी मोटा पड़ता है। अब दोस्तों, हम अगर टोटल बात करें तो हमारा फ्यूल कॉस्ट पड़ा 11 से 12,000 रुपया। स्टे की बात करें तो 15 से 20,000 रुपया। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का स्टे चूज करते हो। फूड जो हर इंसान को जरूरत है ही है, वो 5 से 7,000 रुपये। आपके जो बंसार और सिम का टोटल खर्चा पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 2,000 रुपये का। और टोल या अदर कोई मिसलेनियस चार्जेस जो आपको पड़ेंगे वो आपको कुल मिला के 3 से 5,000 रुपये के पड़ेंगे। तो यहाँ पे पता लगता है कि हमारा ये पूरा का पूरा ट्रिप 40 से 45,000 के बीच में पड़ेगा 10 दिन का। ये पूरा का पूरा खर्चा अगर आप सोलो चलते हो तब पड़ेगा। अगर यही आप 2 या 3 राइडर हो जाते हो तो यही खर्चा आपका काफ़ी हद तक डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन इसमें डिवाइडेशन होगी सिर्फ आपके अकोमोडेशन और थोड़ी बहुत फूड में। बंसार में कोई डिवाइडेशन नहीं होगी, टोल में कोई डिवाइडेशन नहीं होगी, और शॉपिंग तो सब लोग अपनी अपनी करेंगे ही। तो इसलिए इतना खर्चा तो आप मान के चलो 40 से 45,000 रुपया आपका 10 दिन का बड़े आराम से खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप बताओ, आप नेपाल ट्रिप कब की प्लान कर रहे हो? आने वाले 3-4 महीने में कोई प्लानिंग है आपकी? अगर है तो बताओ मुझे कमेंट में। और आप कितना सोच रहे थे कि नेपाल 10 दिन घूमने के लिए आपका कितना बजट आ जाएगा?
आप मुझे अपना बजट कमेंट में लिख के बताओ कि भई आप कितना सोच रहे थे, क्या मैं आपके बजट के पास पास में ही हूँ या बहुत ज़्यादा बढ़ गया हूँ या बहुत पीछे हूँ। जो भी आप बजट सोच के चल रहे हो नेपाल के लिए, वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि हम तो इतना सोच के चल रहे थे। अगर आपको ये बजट ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और जो भी आपका दोस्त या भाई नेपाल जाने का प्लान कर रहा है उसके साथ शेयर ज़रूर करो। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का राइडिंग, ट्रैवलिंग कंटेंट और हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे लगातार आता रहता है। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग आउट, जी सिंह, बाय बाय।